अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। सीबीटी के सिलसिले की आज मैं सेकंड लास्ट वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूला कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, तो वो इस चैनल पर आकर उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। अपने आज के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीबीटी की आज सेकंड लास्ट वीडियो में बनाने जा रही हूँ, और आज इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ, दैट इज़ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT टेक्निक्स। REBT की टेक्निक्स को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। REBT की फ़र्स्ट टेक्निक जो हम देखेंगे वो है रेफरेंसिंग। अब इस टेक्निक में क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसके बिहेवियर का हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि क्लाइंट के जो इर्रेशनल बिलीफ हैं या उसके जो डिसफंक्शनल थॉट्स हैं उसमें उसको कितना फ़ायदा है, कितना उसको नुकसान है, इस चीज़ का हम क्लाइंट के सामने एक ओवरव्यू देते हैं। और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि क्लाइंट खुद इस चीज़ को समझे कि उसके जो थॉट्स हैं वो उसके लिए किस हद तक उसको फ़ायदा हो रहा है और कितना उसका नुकसान हो रहा है। और जब क्लाइंट खुद इस चीज़ का एनालिसिस करता है कि उसकी थॉट्स का उसको फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है, या उसके जो इर्रेशनल बिलीव हैं वो उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको कितना फ़ायदा दे रहे हैं, जब वो खुद इस चीज़ का एनालिसिस करता है तो उसमें ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हाँ, मेरे जो इर्रेशनल बिलीव्स हैं या मेरी जो थॉट्स हैं मेरी, उनकी वजह से मुझे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अब इनको एक पॉजिटिविटी की तरफ चेंज लेकर आऊँ। सेकंड टेक्निक इसकी जो है वो बिब्लियोथेरेपी है। बिब्लियोथेरेपी बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट को मुख्तलिफ़ बुक्स के ज़रिए या मुख्तलिफ़ उसका जो मटेरियल होता है उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, नोट्स, इस किस्म की चीज़ें क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि क्लाइंट उसमें अपने उसके जो भी इर्रेशनल बिलीफ होते हैं या उसकी जो भी जो है वो थॉट्स होती हैं ऐसी जो उसको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, उनके बारे में वो वहाँ पर पढ़े और उसको अंदाज़ा हो कि उसकी जो ये इर्रेशनल बिलीफ हैं या उसकी डिसफंक्शनल थॉट्स हैं वो उसको किस हद तक नुकसान पहुँचा रही हैं, या आया उसकी ये इर्रेशनल बिलीफ जिनको लेकर वो इस वक्त चल रहा है वो ठीक हैं या नहीं हैं, या इसकी बेहतरी किस तरीके से हो सकती है। ये थ्रू लिटरेचर, बुक्स हम क्लाइंट को इन चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। थर्ड टेक्निक जो है वो प्रोसेलेटाइजिंग है। प्रोसेलेटाइजिंग का मतलब होता है मज़हब, लफ्ज़ी मतलब इसका जो है वो मज़हब या अक़ीदा तब्दील करना। अब यहाँ पर हम इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट होता है उसको हम इनकरेज करते हैं कि वो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से बात करें, उनके जो भी इर्रेशनल बिलीव्स हैं उनको सुने और उनके उन मसलों को, उन बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर पीछे मोटिव क्या होता है कि जब हम दूसरों के मसाइल सुन रहे होते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें सम टाइम उनसे बात करते करते हमारे अपने जो इर्रेशनल बिलीव होते हैं हम उनको ठीक कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को किसी चीज़ के हवाले से गाइड कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इनर सेल्फ में हमें भी हम भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि मैं खुद भी इसी तरीके से सोचता हूँ, मेरे अंदर भी यही थॉट्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको गाइड कर रहा हूँ कि ये थॉट्स गलत हैं, ये बिलीव गलत है, तो इट मीन्स कि मेरा अपने जो ये थॉट, ये बिलीव है, ये भी गलत है। तो अगर मैं इसको चेंज करने को कह रहा हूँ तो मुझे खुद को भी चेंज करना चाहिए। खुद को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से हम खुद को आसानी से चेंज कर सकते हैं। और इन टेक्निक्स का जो मकसद होता है वो यही होता है कि एक पर्सन के जो इर्रेशनल बिलीफ हैं या उसकी जो है डिसफंक्शनिंग थॉट्स हैं उनको हम चेंज करके पॉजिटिविटी की तरफ लाएं। नेक्स्ट टेक्निक जो है रीफ्रेम यानी एक तस्वीर के फ्रेम को चेंज कर देना। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है उसका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसको देखने के लिए मौका फ़राहम करते हैं। और इससे क्या होता है कि उसकी जो भी मसला होता है, जो भी उसकी इर्रेशनल बिलीव होता है, उसको मौका मिलता है कि वो उसको एक नया मीनिंग दे सके, वो उसको एक नए नज़रिए से देख सके। और जब वो अपने ही मसले को एक नए फ्रेम में फ़िट करके देखता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि उसकी जो बिलीव्स हैं वो किस हद तक इरेशनल हैं, या उसकी थॉट्स जो हैं वो किस हद तक डिसफंक्शनल हैं। और फिर वो अपने थॉट्स को और अपने बिलीव्स को चेंज करने की तरफ सोचता है और उन्हें चेंज करने की कोशिश करता है।
नेक्स्ट टेक्निक इसकी स्टॉप एंड मॉनिटर है। स्टॉप एंड मॉनिटर जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि वो जिस भी सिचुएशन में हो या जिस भी इमोशनल स्टेट में हो वहाँ पर वो रुकेगा और अपनी जो भी उसका इमोशन है, उसका बिहेवियर है या सिचुएशन है, उसको मॉनिटर करेगा। यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है उसे ये समझाया जाता है कि वो किस तरीके से कोई कॉज इस्टेब्लिश करेगा स्टॉप करने की, और फिर नोटिस करेगा अपने थॉट प्रोसेस को थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन में उसका जो भी बिहेवियर रहा है, उसके इमोशंस रहे हैं, उसके बिलीव्स रहे हैं, वो उनको मॉनिटर करेगा। मिसाल के तौर पे आप क्लाइंट को जो है वो डीप ब्रीथ सिखाते हैं या उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसको ब्रीथिंग टेक्निक सिखाते हैं, रिलैक्सिंग टेक्निक सिखाते हैं और उसको ये गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देगा कि एक जो एंग्जाइटी की फीलिंग्स है उसके बजाय अगर वो अपने माइंड को एक पॉजिटिव रिलैक्स फीलिंग देगा तो उसका उसकी पर्सनालिटी पर कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। और वो अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस देगा, बार बार जब वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि जो बैड थॉट्स हैं वो उसके माइंड को स्पॉइल कर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो माइंड की बैड थॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ले लेंगी। REBT की नेक्स्ट जो टेक्निक हम पढ़ेंगे वो REI रेशनल इमोटिव इमेजिनरी है। इस टेक्निक में क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव सेटिंग में एक हम कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट को इमेजिन करवाते हैं, उसके जो इमोशनल अराउजिंग है उसको इमेजिन करवाते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है REI का कि हम जो हमारे जो क्लाइंट हैं हम उसको इस हवाले से हेल्प कर सके कि वो खुद आइडेंटिफाई करे कि उसके रैशनल जो बिलीव्स हैं वो क्या हैं, उसने क्यों इर्रेशनल बिलीव्स को अपने अंदर जगह दी हुई है और किस तरीके से वो अपने इर्रेशनल बिलीव्स को रैशनल बिलीव में तब्दील कर सकता है। और उसको ये सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से खुद सेल्फ़ कोपिंग के थ्रू, सेल्फ़ कोपिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने इन तमाम इर्रेशनल बिलीव को या उसके जो डिसफंक्शनिंग थॉट्स हैं उनको वो तब्दील कर सकता है। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है उसको कैसे एक पीसफुल सिचुएशन में चेंज कर सकता है। नेक्स्ट टेक्निक फोर्सफुल कोपिंग स्टेटमेंट है, यानी हम क्लाइंट को ड्यूरिंग सेशन या बिटवीन सेशन इस किस्म की जो है वो फोर्सफुल कोपिंग स्टेटमेंट्स उससे कहलवाते हैं, जो कि बार बार जब वो बोलता है तो उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, वो ये रियलाइज़ करता है कि हाँ वो अपने जो इर्रेशनल थाट्स हैं या उसके जो डिसफंक्शन थाट्स हैं उनको वो चेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम उससे कहते हैं कि वो बोले कि व्हेन आई फेल इट नेवर नेवर मेक मी अ कंप्लीट फेलियर एज अ पर्सन। ठीक है, अब वो जब खुद से ये कहता है कि अगर मैं फेल हो गया हूँ तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये मुझे बिल्कुल एक फेलियर पर्सन ही बनाएगा, मैं खुद में चेंज ला सकता हूँ। अब अल्लाह पाक ने हमारा माइंड सेट इस तरह का बनाया हुआ है कि अगर हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर दें किसी हवाले से, तो थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जो हम इंस्ट्रक्शंस अपने माइंड को दे रहे होते हैं, माइंड उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कर देता है। ये फोर्सफुल कोपिंग स्टेटमेंट उसी चीज़ को जहन में रख कर बनाई गई है कि हमारा जो क्लाइंट है उसको फोर्सफुली एक कोपिंग स्टेटमेंट उसको बोलता जाएगा और फिर थोड़े टाइम के बाद वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि उसके जो बिलीव्स हैं वो इर्रेशनल हैं और उनको वो किस तरीके से रैशनल बिलीव में चेंज कर सकता है। REBT की नेक्स्ट टेक्निक शेम अटैक है। अब शेम अटैक में क्या होता है कि हम क्लाइंट को मिसाल के तौर पे सड़कों पे गाना, यानी क्लाइंट की हौसला अफजाई करना कि वो अवामी सतह पर वो सोशल एनवायरनमेंट में ऐसे काम कर सकता है जिन्हें शर्मनाक समझा जाता है कि जिससे वो शर्मिंदगी महसूस कर सकता है। अब क्लाइंट को इस शेम अटैक का मकसद क्या होता है कि हम क्लाइंट को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट में कोई ऐसे काम करना जिसे लोग बुरा समझते होंगे तो वो काम बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो लोग वो काम कर रहे हैं वो लोग बुरे नहीं हैं। और हम क्लाइंट को एनकरेज करते हैं कि वो इस तरह के शेम अटैक उस पर करे अपने आप पर, ताकि वो महसूस कर सके कि अगर वो बाहर खुले में अपने सोशल एनवायरनमेंट में कुछ भी ऐसा एक्ट करेगा तो कुछ भी नहीं होगा उससे, उसको लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। हाँ, जो काम है उस काम को गलत समझा जा सकता है, उस काम के बारे में गलत सोचा जा सकता है, लेकिन उस पर्सन को कोई गलत नहीं समझता कि जी ये पर्सन गलत है। इस चीज़ को रियलाइज़ करवाने को हम शेम अटैक टेक्निक बोलते हैं।
نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے وہ ہیومر ہے یعنی مزاح. اب ڈیورنگ سیشن جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کے ذریعے اس کی جو ارریشنل بیلیوز ہوتے ہیں یا اس کی جو ایسی تھاٹس ہوتی ہیں جو ڈس فنکشنل ہوتی ہیں ان پر ہنسی مذاق میں اس سے بات کی جاتی ہے تاکہ کلائنٹ جو ہے وہ اس چیز کو بہت سنجیدہ نہ لے. اور جب کلائنٹ کو یہ ریئلائز کروا دیا جاتا ہے کہ اس کی تھاٹس جو ہیں وہ ڈس فنکشن ہیں یا اس کے جو بیلیو ہیں وہ ارریشنل ہیں تو اس کو پھر ہم واپس اپنی جو تھیراپیوٹک سیشن ہوتا ہے اس کی طرف لا کر اس کو ہم فائنلائز کرتے ہیں اور اس کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ واقعی ہی اس کی جو یہ تھاٹس تھیں یہ ڈس فنکشن تھی یا اس کے جو بیلیوز تھے وہ ارریشنل تھے اور وہ اب انہیں کس طریقے سے چینج کر کے اپنی لائف کو پازیٹیو بنا سکتا ہے. مگر یہاں پر ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر تھراپسٹ کا کلائنٹ کے ساتھ اتنا اچھا ہیلپنگ ریلیشن شپ ہے کہ کلائنٹ اس کے جو ہیومر ہے وہ اس کو برداشت کر دے گا دین ہی یہ ٹیکنیک ہم اپنے کلائنٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کلائنٹ ہمارا جو ہے وہ بہت ریجڈ ہے, ٹچی ہے, اگریسو ہے اور اس کے ساتھ جو ہیلپنگ ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ نہیں ہے تو وہاں پر اس ٹیکنیک کے الٹے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو اس لیے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ ایک اچھا ہیلپنگ ریلیشن شپ ہو اور کلائنٹ کو آپ اس لیول تک لے آئیں کہ اس کے ساتھ اگر آپ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے نہ کہ وہ ناراض ہو اس بات پر کہ آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کیا. REBT کی جو لاسٹ ٹیکنیک ہے وہ ہے انکریجمنٹ. اب انکریجمنٹ ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ اب ہم نے اتنی اس پہ ٹیکنیکس استعمال کی اور اس کے بعد کلائنٹ کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اس کی بیلیفز جو ہیں وہ ارریشنل ہیں یا اس کی جو تھاٹس ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں تو وہ ان کو چینج کرنے کی طرف موٹیویٹ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں گے نا کہ اس کو چینج کرے تو کہنے پر کوئی بھی چینج نہیں کرتا ہے. اب اس میں یہ ٹینڈنسی آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے تو اب ہم اس کے سامنے ایسی باتیں کریں گے, ایسا ریئیکٹ کریں گے جو کہ اس کی ڈس فنکشنل تھاٹ ہیں یا ارریشنل بیلیو ہیں. اب کلائنٹ یہاں پر آ کر اس چیز کو ریئلائز کرے گا, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس چیز میں ڈفرینس کرے گا کہ میرا تھراپسٹ جو سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے اس کی یہ جو بات ہے اس کی جو یہ خیال اس وقت میرے سامنے پیش کر رہا ہے یہ ڈس فنکشنل ہے یا اس کی جو میرے تھراپسٹ کی جو تھاٹ ہے یہ جو ریشنل تھاٹ ہے. اور پھر کلائنٹ ہم سے وہ بات کرے, ہمیں وہ سمجھائے کہ یہ جو تھاٹ ہے یہ جو بیلیو ہے یہ ارریشنل ہے یا ڈس فنکشن ہے, اس کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے چینج ہونا چاہیے. یہ ایک قسم کی انکریجمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کے لیے کہ کلائنٹ خود کو سوچے کہ مجھ میں اتنی ایبلٹیز آ گئی ہیں, میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں سمجھ سکوں کہ میری جو تھاٹس ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں اور میں نے ان کو فنکشنل تھاٹس کی طرف چینج کرنا ہے یا میرے جو ریشنل بیلیوز ہیں ان کو میں نے ریشنل بیلیوز کی طرف موو کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہم کلائنٹ کے بیہیویئر میں ایک پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم نے REBT کی ٹیکنیکس کو پڑھا. ان ٹیکنیکس کو پڑھ کر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اتنے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی کہ آپ اپنے کلینکل سیٹ اپ میں ان ٹیکنیکس کو استعمال کریں گے اور اس سے بہت پازیٹیو وے میں اپنے کلائنٹس میں ایک پازیٹیو چینج لائیں گے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو میری ہے وہ CBT کے سفر کی آخری ویڈیو ہے جس میں ہم بیہیویئر تھیراپی کی ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے. اگلی ویڈیو کو جو ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تاکہ آپ لاسٹ جو اس میں جو اصل میں ہماری جو یہ CBT جو چل رہا ہے اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.